हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 50वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है और इसमें हम जीके के 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सभी से पहले लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में उचित रूप से जय हिंद लिखें तथा उस सभी के बाद प्रश्न को पढ़ें तथा उसके उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 50वें टेस्ट पेपर सॉल्यूशन का पहला प्रश्न क्या कहता है हमसे। प्रश्न में पूछा है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है। तो निम्न में से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो जाएगी भैया? कवारती, दमन, पोर्ट ब्लेयर या सिलवासा। ठीक है दोस्तों, तो पोर्ट ब्लेयर तो आपकी हो जाएगी अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की हो जाएगी कवारती। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। चलिए दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरा आज का। प्रश्न दूसरे में कहा है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। जापान की मुद्रा, डॉलर, युआन, येन या रूबल। ठीक है, तो दोस्तों जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। येन नाम से जानी जाती है जापान की मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, येन जापान की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको ये सभी याद रखने होंगे, यहीं से सवाल बनते हैं, तो उचित रूप से सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं, भगवान बुद्ध को कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, यानी कि इनको मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जन्म इनका लुम्बिनी नामक ग्राम में कपिलवस्तु में हुआ था और प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। माताजी का नाम महामाया था, पिताजी का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिए थे? तो वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। ठीक है, सारनाथ में दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा है बौद्ध ग्रंथों में? तो उसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है प्रथम उपदेश को। चलिए दोस्तों, बोध गया में इनको पीपल के वृक्ष से नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे। और दोस्तों इस पीपल के इस बोध गया में जो पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष था, उसको आपके बंगाल के शासक ने कटवा दिया था क्योंकि वो शैव भक्त थे और उन्होंने क्या किया? बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। उस समय बौद्ध ग्रंथों का प्रभाव बहुत अधिक था इतिहास पर। चलिए प्रश्न संख्या 4, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो दोस्तों सांची का स्तूप बनवाएगा अशोक, और कोई नहीं बना सकता। तो स्तूप शिलालेख, अधिकतर आपके जो सवाल पूछे जाएंगे स्तूपों से, शिलालेख से, अभिलेखों से, ताम्रपत्रों से, तो ये लगभग आपके अशोक के मिलेंगे और किसी के नहीं मिलेंगे। और भारत में यदि सबसे प्राचीन जो शिलालेख किसी के देखने को मिलते हैं या सबसे पहले शिलालेख जो देखने को मिलते हैं वो अशोक से ही प्रारंभ होते हैं। इनसे पहले कोई शिलालेख नहीं मिला है। अशोक के शिलालेख सबसे पहले स्टार्ट हुए हैं। उनके बाद इतिहास तो अशोक से भी पुराना शिलालेखों पर उत्कीर्ण है, परंतु दोस्तों वो अशोक के बाद में बनाए गए हैं, पहले नहीं बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सांची स्तूप आपके अशोक ने बनवाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? चलिए ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि संघ यानी कि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है, वो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। जैसे मान लीजिए कि रेलवे जो है वो केंद्र के अधीन आती है, ठीक है, परंतु राज्य की जो पुलिस है वो राज्य के अधीन आती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार से भी
कि डाक व्यवस्था ये भी आपके केंद्र में आती है, और आपके सेना जितने भी रक्षा डिफेंस ये सारा केंद्र में आता है। बाकी राज्यों में क्या क्या, पर्यावरण, शिक्षा और ये पर्यावरण ये आपके समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की सूची में आता है। प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि संविधान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किसके संविधान से लिया गया है? वो संविधान अमेरिका के संविधान से लेकर हमारे संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 5 में ये उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 में आपकी किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो पृथ्वीराज चौहान जो थे, जो तराइन के युद्ध में लड़े थे, वो कौन से नंबर वाले पृथ्वीराज चौहान थे? तो प्रथम थे, द्वितीय थे या तृतीय थे? तो ये तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। 1191 में आपका इनका क्या हुआ था भैया? युद्ध हुआ था तराइन। तराइन वर्तमान में आपके हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा और दिल्ली का संयुक्त क्षेत्र आपके तराइन कहलाता है। प्रश्न संख्या 7, दिल्ली में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देश में, दिल्ली में क्या, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली जो है आपके रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक, गतिमान, तेजस या दुरंतो एक्सप्रेस? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भैया कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है? तो वो दोस्तों आपकी होगी विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? गीतांजलि बिल्कुल करेक्ट होगा। गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, ये तीनों आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है? कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है और गोमती के किनारे लखनऊ अवस्थित है। तो कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला है? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अमृतसर, बीकानेर, सोनपुर या आपके फरीदाबाद? तो सोनपुर का जो मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है और फरीदाबाद में आपके सूरज कुंड का मेला आयोजित होता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय खेल दिवस को किस जन्म दिवस के मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपके, कौन थे भैया? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद का पर ये रहे, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया? चलिए दोस्तों कमेंट कर दीजिए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को आपके क्या कहा गया है? मैग्ना। मौलिक अधिकारों को आपके क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया। मौलिक अधिकार क्या होता है भैया? जो आपके मतलब जनता के हित में जो अधिकार बनाए हुए हो वो आपके मौलिक अधिकार होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13, निष्क्रिय गैसों का वर्ग है। निष्क्रिय गैसें कितनी है भैया? 1, 17, 18 या 2? तो निष्क्रिय गैसें हो जाएंगे दोस्तों आपके 18 मतलब 1, 8। ठीक है, 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए निष्क्रिय गैसों का वर्ग है, निष्क्रिय गैसें आपके 18 होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, दूध से दही बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? जीवाणु, कवक, कीटाणु या विषाणु? तो दोस्तों दूध से दही कैसे बनाते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो दही में प्रयुक्त होता है आपके, ठीक है, और जीवाणु जो होता है वही आपके दूध से दही बनाने की
दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में उत्तरदायी होता है? जावण देकर दूध से दही बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15, ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, गामा किरणों को रोकती है, एक्स किरणों को रोकती है या अवरक्त किरणों को रोकती है? तो दोस्तों आपके ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ओजोन परत पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, परंतु वर्तमान में ओजोन परत में क्षति होने के कारण पैराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आती है और उससे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन आपका समाप्त होता है। कल पुनः इसी से में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।